प्राणायाम तक हमने कर लिया था ना। अब हम आते हैं प्रत्याहार पे। तो प्रत्याहार से क्या समझते हो आप? बताइए कोई भी। देखिए, आप लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ योग में ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। मैम हमारा अभी प्राणायाम नहीं हुआ, आसन तक हुआ है। आइडिया है मैम। अच्छा, आसन तक हुआ, तो पहले हम प्राणायाम पर आते हैं, है ना। तो आज हम प्राणायाम लेते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहले तो प्राणायाम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो प्राण और आयाम दो शब्दों से मिलके बना है प्राणायाम। तो प्राण का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज या तत्व जो कि आप में जीवन के स्पंदन को बनाए रखता है ना। वो प्राण वायु उसको हम कहते हैं। स्थूल रूप से देखें तो हम प्राण वायु किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को। क्योंकि यदि सपोज जिस रूम में हम बैठे हैं, इस रूम में मान लीजिए सफिशिएंट एयर है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर स्थूल रूप में हम देखें तो प्राण वायु को के रूप में हम ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप में देखें तो वो उसका भी एक सूक्ष्म रूप होता है जो कि हमारे शरीर में प्राण के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है ना। पंच प्राण आप लोगों ने पढ़े होंगे, कौन कौन से होते हैं पंच प्राण? याद है? बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर ले भाई, क्योंकि आज थोड़ा सा ये इंटरेक्शन वाला ही है, तो वीडियो ऑफ रख के तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो पंच प्राण कौन कौन से होते हैं, जानकारी है क्या आप लोग को? मैम प्राण, अपान, अपान वायु, वायु। अपान वायु। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये जो पांच प्राण होते हैं, ये प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पंच प्राण होते हैं, है ना। तो इसमें जो ये पांचों प्राण होते हैं, ये किसी भी मनुष्य में एक चेतना का संचार करते हैं या उसमें जीवन को देते हैं। तो जब प्राणायाम पे हम आते हैं तो इस जो हमारी प्राण वायु है या प्राण है, उनको विस्तार देना या आयाम देना, ये प्राणायाम हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम अ, थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे लें, अपर लेवल पे लें, तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जब हम भी हम कभी कोई बहुत अच्छा काम या बहुत ऐसा काम करते रहते हैं कि जिसमें हमारा बहुत मन लगता है, या ऐसा काम करते रहते हैं कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, तब आप देखिए कि उस समय आपका ध्यान श्वासों पर रहता है क्या? मान लीजिए घर में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, आपको उनको सबको लंच सर्व करना है, बनाना भी है। तब आप देखिए, मान लीजिए वो 2 या 3 घंटे जो भी आप पूरा बिताते हैं, स्टार्टिंग वो लंच की प्रिपरेशन से शुरू होके और गेस्ट के आने, उनके लंच करने और उनके जाने तक, अगर हम मान के चलते हैं कि वो 3 घंटे लगते हैं, तो वो 3 घंटे में आपका अपनी ब्रीदिंग पर कितना ध्यान जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है ना। तो अ, यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि है वो ये बोलते हैं कि जो ब्रीदिंग है वो एक अपने आप में चलने वाली प्रक्रिया है, जिस पर आपका ध्यान जाए या ना जाए वो सतत रूप से चलती रहती है। और जब हम इस ब्रीदिंग टेक्निक को, इस प्राणों को विस्तारित कर देते हैं, फैला देते हैं पूरे शरीर में, तो वो प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। अब प्राणायाम चूंकि एक ब्रीदिंग टेक्निक है, तो उसमें हम किस पे डिपेंड रहेंगे? ब्रीदिंग पे। तो ब्रीदिंग कितने तरह की होती है? ये सारी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए मैं आप लोग से क्वेश्चन कर रही हूँ, और मैं क्वेश्चन कर रही थोरेसिक हूँ इसीलिए ब्रीदिंग, सबने एब्डोमिनल बंद कर ब्रीदिंग। दिया। बिल्कुल। पहला तो जी। कितने तरह की होती है? 2 टाइप्स। हाँ जी, टू से भी थ्री ज्यादा। टाइप्स। थ्री जी। टाइप्स ठीक है। एक तो हो गई एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसे डायफ्राम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और जिसमें बॉडी के कौन से मसल्स मूव होते हैं? नेवल और उसके आसपास, मतलब पेट वाला हिस्सा।
ठीक है। सेकंड होती है थोरेसिक ब्रीदिंग या लंग्स ब्रीदिंग। तो इस ब्रीदिंग में कौन सा पार्ट में मूवमेंट होता है? चेस्ट, चेस्ट में। है ना। और जो थर्ड होती है वो क्लेविक्युलर ब्रीदिंग, और इसमें कोई भी पार्ट मूव नहीं होता है। ये गर्दन वाले हिस्से की ब्रीदिंग को क्लेविक्युलर ब्रीदिंग कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये 3 तरह की ब्रीदिंग होती हैं। अब जो यौगिक ब्रीदिंग होती है, ये अक्सर आपने शब्द सुना है क्या, यौगिक ब्रीदिंग? वो कैसे होती? जैसे ओम सुना है। चेंटिंग करते हो आप, है ना। ओम चेंटिंग में वो स्पेसिफिक ये बोला जाता है कि यौगिक ब्रीदिंग कीजिए। तो वो यौगिक ब्रीदिंग क्या होती है? मैडम जब जिसमें इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान रखते हैं, नाड़ी शोधन मतलब। बिल्कुल नहीं, वो नहीं होती है। यौगिक ब्रीदिंग होती है जब ये तीनों ब्रीदिंग एक साथ करते हैं, एब्डोमिनल, लंग्स ब्रीदिंग और क्लेविकुलर ब्रीदिंग। इन तीनों को एक साथ करते हैं तब वो ब्रीदिंग कौन सी ब्रीदिंग होती है? यौगिक ब्रीदिंग। ठीक है। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके देखें कि हम कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है। अभी आराम से बैठ जाएं, जहां भी जैसे भी आप बैठे हैं वहीं बैठे रहें। ठीक है। और कोशिश करना, पहले आप पूरा सुन लें, देख लें, फिर आंख बंद करके करने की कोशिश करना, तो आप फील अच्छे से कर पाएंगे कि आपकी बॉडी का वो हिस्सा मूव हो रहा कि नहीं हो रहा। पहले हम देखेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी राइट पाम को नेवल के ऊपर रखना है। ठीक है। और जो लेफ्ट पाम है, ये पाम चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई भी एक पाम को, है ना। और इसको चेस्ट के ऊपर रखना है। ठीक है। तो ये पोजीशन आपकी हो गई। अब जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे तो आपके नाभि के ऊपर जो हाथ है, सिर्फ उसमें मूवमेंट होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आंखें बंद करना है, धीमी गहरी लंबी सांस लेना है, और जो नेवल है वो सांस लेंगे तो किस साइड जाएगा, अंदर की बाहर? कहाँ जाएगा? बाहर। ठीक है। तो सांस लेते जाना है, नेवल जितना बाहर जा रहा है उतना मैक्सिमम बाहर लेके जाना है। और फिर जब श्वास छोड़ना है तो नेवल कहाँ जाएगा? स्पाइन की तरफ या पीठ की तरफ या अंदर जाएगा। तो श्वास छोड़ते समय नेवल को कहाँ लेके जाना है? अंदर की तरफ। क्लियर है? तो ऐसे 3 ब्रीदिंग्स करके देखें। और आपका ध्यान ये रखना कि आपका जो हार्ट पे जो हाथ है उसमें मूवमेंट ना हो। चेस्ट पे आपने जो एक हाथ रखा हुआ है उसमें मूवमेंट ना हो। नीतू जी, एक हाथ को नेवल पर रखिए, एक को चेस्ट पर। थोड़ा और ऊपर रखिए चेस्ट पर। हाँ। अब आपका चेस्ट वाला हाथ मूव ना हो, सिर्फ जो आपने नेवल पर रखा है वो मैक्सिमम बाहर जाए और मैक्सिमम अंदर आए। 3 ब्रीदिंग्स करिए इस तरह से। उसके बाद आई ओपन कर लीजिए। ये हुआ पॉसिबल? किस किस का चेस्ट का हाथ भी हिला? मैडम नहीं हिला, पॉसिबल नहीं हुआ, हिला, आपने पहले भी कराया। है ना। अब दूसरी ब्रीदिंग जो है वो है लंग्स ब्रीदिंग। तो फिर से वैसे ही हाथ रखेंगे जिस पोजीशन में अभी रखे थे। अब आपको लेकिन फर्क क्या करना है, ये हाथ आपका क्यों नहीं हिला था? क्योंकि आप ऐसे सामने रखे थे। और जब भी चेस्ट एक्सपांड होता है तो ये ऐसा साइड में होता है, सामने की तरफ नहीं होता है लंग्स, चेस्ट एक्सपांड, है ना। तो इसी हाथ को हल्का सा साइड में रखना है। और जब आप इनहेल करेंगे तो आपका जो नेवल वाला हाथ है वो मूव नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये हाथ जो चेस्ट पे रखा है वो बाहर की तरफ जाएगा और वो ही अंदर की तरफ जाएगा। नेवल वाले हाथ में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फिर से 3 ब्रीदिंग करिए लंग्स ब्रीदिंग की। और ये भी उसमें देखिए कि जो पहले जितनी गहरी ब्रीदिंग कर पा रहे थे वो अभी कर पा रहे हैं क्या, कि शॉर्ट हो रही है ब्रीदिंग। मैम शॉर्ट हो गई, लेकिन नेवल हल्की हिल रही है, लेकिन रोक पा रहे हैं उसको। चेस्ट हिल अच्छे से हाँ। मूव हो रही है। तो ये जैसे 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 मसल्स जैसे मैडम कंट्रोलिंग फर्स्ट में आपकी हिल आ रही थी। जाएंगी ना।
हाँ बोले सविता जी। मैडम जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग में नेवल हिल रही थी ना, उतनी नहीं हिल रही, पर थोड़ा मूवमेंट हल्का सा हो रहा है। हल्का। तो ये क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है ना, तो आपके मसल्स पर कंट्रोल नहीं है अभी, लेकिन जब प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज आ जाएगी। अब जब हम तीसरी ब्रीदिंग करेंगे तो एक जो चेस्ट पे हाथ था वो वैसे ही रहेगा, नेवल वाला भी वैसे ही रहेगा, अब दोनों नहीं हिलने चाहिए, सिर्फ आपके इस हिस्से तक, शोल्डर के ऊपर तक ही ब्रीदिंग होगी, शोल्डर के पास तक। फ्री ब्रीदिंग से भी करके देखें। अब और शॉर्ट हो गई होगी ब्रीदिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे यौगिक ब्रीदिंग, ठीक है। तो जब भी हम कोई मंत्र चैंट करते हैं उस समय अगर हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अब यौगिक ब्रीदिंग में कैसा सीक्वेंस रहेगा, हाथ ऐसे ही रहेंगे, ये हाथ रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी आपको मूवमेंट समझ में आए इसलिए रखवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमको कैसे करना है, पहले तो इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे, तो उसमें पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, मतलब नेवल वाला हाथ जितना बाहर जा रहा है उतना बाहर लेके जाएंगे। फिर जब लगता है कि नेवल पूरी तरह से बाहर चला गया है तो फिर जो हमारा लंग्स के ऊपर हाथ है उसको थोड़ा और बाहर जाते हुए तक इनहेल करेंगे। फिर दोनों हाथ रुक गए, जब मैक्सिमम उनमें फैलाव हो चुका है तो फिर थोड़ी और ब्रीदिंग करेंगे, वो क्लेविकुलर ब्रीदिंग होगी। तो ये तो इनहेल की प्रोसीजर हो गई है। फिर उसके बाद कुछ समय होल्ड करेंगे, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना भी आप कर सकते हैं। फिर जब हम एक्सेल करेंगे तो इसके अपोजिट सीक्वल में एक्सेल करेंगे, मतलब दोनों हाथ को मूवमेंट किए बिना एक्सेल करेंगे जितना कर सकते हैं। फिर जब लगता है कि अब एक्सेल खत्म हो रहा है तो चेस्ट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए करेंगे, नेवल वाला हाथ नहीं हिलना चाहिए। और सबसे लास्ट में जब लगता है कि अब चेस्ट भी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो फिर नेवल वाले हाथ को धीरे धीरे अंदर लेके जाएंगे। करके देखें 3 ब्रीदिंग्स, पूरा ध्यान अपने ऊपर रखते हुए करें। डीप इनहेल करें और जो नेवल वाला आपका हाथ है उसको बाहर की तरफ जितना लेकर जा सकते हैं लेके जाएं। जब वो पूरा बाहर चला जाए तो चेस्ट वाले हाथ को लेके जाएं। चेस्ट वाला हाथ भी जब पूरा बाहर चला जाए तो उसके बाद भी थोड़ा सा इनहेल करें, ब्रेथ को होल्ड करें और फिर एक्सेल करते समय दोनों हाथों को बिना हिलाए पहले एक्सेल करते जाएं। फिर धीरे धीरे चेस्ट वाले हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करें, अंदर की तरफ ले जाएं और जब चेस्ट वाला पूरा अंदर की तरफ चला जाए तो नेवल को धीरे धीरे अंदर ले जाएं। 3 ब्रीदिंग्स करके देखें, इसी तरह से 2 और करें। जब 3 ब्रीदिंग्स आपकी कंप्लीट हो जाए तो ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें, आंखें खोल लें। अभी कौन कौन कर पाया ये यौगिक ब्रीदिंग के? और देखिए इसमें जिनका मैम पहले मसल, 2 में दिक्कत हुई, सांस रुक रुक के लेनी पड़ी, लेकिन तीसरी वाली में थोड़ा सा ले पाए। हाँ, अब ये जब हम यौगिक ब्रीदिंग करके किसी चीज को चेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओम, है ना, तो ओम की जो चेंटिंग है वो लंबे समय तक की हो जाएगी और हमेशा जो चेंटिंग है वो इनहेल से डबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमने 10 सेकेंड इनहेल किया है तो 20 सेकेंड तक चेंटिंग होनी चाहिए। वो 20 सेकेंड तभी होगी जब आप यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। तो बहुत सारी जगह स्पेसिफिक किया जाता है कि यौगिक ब्रीदिंग ही करें। अब इसमें बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है कि जहां सिर्फ एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है या जहां सिर्फ लंग्स ब्रीदिंग करना है। प्राणायाम में कौन से प्राणायाम है जिसमें सिर्फ एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं? कपालभाति। कपालभाति में यदि आपका चेस्ट और शोल्डर हिल रहा है मतलब वो तरीका गलत है, वो आप सही टेक्निक से कपालभाति नहीं कर रहे हैं।
कपालभाति में नेवल और उसके आसपास के जितने भी मसल्स होते हैं, जिनको हम एब्डोमिनल मसल्स या कोर मसल्स कहते हैं, वही मूव होंगे, है ना। और अगर हम दूसरा प्राणायाम जो लंग्स ब्रीदिंग जिसमें हम यूज करते हैं उस पे आते हैं, तो वो कौन सा है? भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में सिर्फ लंग्स ब्रीदिंग होती है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग ब्रीदिंग का भी उल्लेख मिलता है योग में, और एक साथ करने का भी उल्लेख मिलता है। तो ये जो ब्रीदिंग्स हैं ये क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। और ये जो यौगिक ब्रीदिंग है, ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके मसल्स पर आपका कंट्रोल होगा और आप कर पाएंगे। और अगर आप चैंटिंग विदाउट यौगिक ब्रीदिंग के करते हैं तो उसके इफेक्ट्स आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, मतलब आप 50% इफेक्ट ही अचीव कर पा रहे हैं। तो यदि कोई किसी भी तरह की मंत्र की चैंटिंग है वो आप करते हैं तो वो यौगिक ब्रीदिंग के साथ ही करें, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बेटर मिलेंगे, ठीक है। अब आती है प्राणायाम की बात। तो प्राणायाम में ज्यादातर जो प्राणायाम है उसमें क्या क्या। हाँ बोले। मैम ये मंत्र के साथ वाला आप एक बार प्रैक्टिकल करके बता दीजिए ना, कर पाके नहीं। ओम चैंटिंग के साथ करें, ठीक है। चलिए हम 3 टाइम्स ओम चैंटिंग के साथ करते हैं। आंखें बंद करें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें क्योंकि चैंटिंग सभी को आती है, लेकिन कोशिश करें कि मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ चलें। कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर कोशिश करें ओम को विजुअलाइज करने की। अब धीमी गहरी लंबी सांस लेना शुरू करें और नेवल को मैक्सिमम बाहर तक लेकर आएं। जब नेवल पूरी तरह से बाहर आ जाए तो चेस्ट को एक्सपांड करें और फिर थोड़ी सी और ब्रीथ करें। 1-2 सेकेंड होल्ड करें। अब ओम चैंट करते हुए ओ जब तक आप बोल रहे हैं तब तक नेवल को ना हिलाएं, सिर्फ चेस्ट को ही कॉन्ट्रैक्ट करें और ओ को चैंट करें। और जब चेस्ट पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो माँ बोलना शुरू करें और नेवल को मैक्सिमम अंदर तक लेकर जाएं। थ्री टाइम्स चैंटिंग करें। जब चैंटिंग कंप्लीट हो जाती है, नेवल पूरी तरह अंदर चली जाती है, तो फिर से इनहेल करते हुए नेवल को बाहर लाएं, फिर चेस्ट को फैलाएं और थोड़ा सा और इनहेल करते हुए क्लेविकुलर ब्रीदिंग, कुछ सेकंड होल्ड, एक्सेल करते हुए क्लेविकुलर ब्रीदिंग और लंग्स ब्रीदिंग करते हुए ओ। और फिर जब ओ को कंप्लीट आप चेंट कर पाते हैं उसके बाद म में नेवल को अंदर की तरफ लेके जाएं मकार नाद में। लास्ट टाइम एक बार फिर से करें ओम चेंटिंग। और जब 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएं तो दोनों पाम्स को रब करें। कर पाए आप लोग? जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था उस हिसाब से? मैम कोशिश करी लेकिन मुश्किल था। मुश्किल था, है ना। तो ये लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभी क्या है कारण सिर्फ वही है कि मसल्स और ब्रीदिंग पर आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये कंट्रोल आ जाएगा। और जब इसके साथ आप चैंटिंग करेंगे ना तो आपको वो जो वाइब्रेशन होते हैं ना, अभी आपको वो नहीं फील होंगे क्योंकि आपका ध्यान मसल्स पर रहता है कि अभी मुझे ये कौन, लेकिन जब उसकी एक रिदम आ जाएगी तो फिर जो अभी आप ओम चैंटिंग करते हैं और जो उस समय करेंगे, कब जब आपकी रिदम आ जाती है तो उसके वाइब्रेशन आपको बिल्कुल अलग फील होंगे। तो मैडम इसकी तो आप ये मैडम अभी आपने ओम चैंटिंग के साथ ब्रीथिंग एक बार प्लीज दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ये? सिंपल है, इनहेल यौगिक ब्रीदिंग करना है
एक्सेल में जब क्लेविकुलर ब्रीदिंग और लंग्स ब्रीदिंग जब तक करते हैं तब तक ओ को चेंट करना है, और जब ओ चेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद नेवल को अंदर ले जाते हुए मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हुए माँ को चेंट करना। क्लियर हुआ? चलिए रितु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम जैसे हमने अरहम नाद सीखा था तो उसमें तो हम अपोजिट छोड़ रहे थे, जैसे ओम छोड़ते हुए हमने पेट को अंदर किया, फिर अरहम में म हम ऐसे लिया, छाती पे हल्का सा नेक पर हमने सांस लेकर, फिर नमा में फिर हल्की सी गर्दन में सांस लेके छोड़ा, उल्टा छोड़ा हमने। हाँ, तो वो क्लेविकुलर ब्रीदिंग नमः में यूज की थी आपने। ओम तो जैसा ये है वैसा ही किया था आपने। अरहम में क्या किया था कि श्वास छोड़ते हुए आपने अ र ह म चारों के वाइब्रेशन अलग अलग फील किए थे, लेकिन की योगिक ब्रीदिंग ही थी। बट सिर्फ नमः में आपने सिर्फ क्लेविकुलर ब्रीदिंग की है ना? तो ओम अरहम नमः में, ओम और अरहम में तो योगिक ब्रीदिंग की है, नमः में क्लेविकुलर ब्रीदिंग की है, क्योंकि इसमें हम बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं। तो कोई भी जैसे मंत्र होता ना, तो उसको पढ़ने का तरीका कैसा होता है, जो भी इवन नंबर लाइन वाले मंत्र होते हैं, ऑड नंबर लाइन वाले मंत्र नहीं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम मंत्र जो होते हैं वो इवन लाइन नंबर होते हैं, या 2 लाइन के या 4 लाइन के या 6 लाइन के। तो उसका जो होता है वो कैसे होता है, जैसे अगर हम यहाँ इवन नंबर का एक एग्जाम्पल लें तो हम गायत्री मंत्र का ले सकते हैं एग्जाम्पल, 2 लाइन का, क्योंकि वो सभी का सुना हुआ होगा, है ना? या कोई भी मंत्र देखिए, अगर हम 2 लाइन का मंत्र लेते हैं तो उसमें 2 लाइनें रहती हैं और दोनों लाइन के बीच में कॉमा होता है, तो जो उनको 4 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। यस, होता है ऐसा सभी मंत्र में। और उसको रेसिटेट करने का सही तरीका क्या होता है कि जब हम कोई भी लाइन शुरू करते हैं तो डीप इनहेल करना है, यौगिक ब्रीदिंग लेना है, एक्सेल करते हुए उसका जो फर्स्ट स्टेप है मतलब कॉमा के पहले वाला पार्ट वो रेसिटेट करना है। फिर अगर जहां कॉमा आता है वहां पर अगर आपको क्लेविकुलर ब्रीदिंग करनी है, शॉर्ट ब्रीदिंग, तो वो आप कर सकते हैं, और उसके सेकंड जो स्टेप होता है उसको आपको फिर आगे की एक्सेल करते हुए रेसिटेट करना है। फिर जब सेकंड लाइन शुरू होती है तो अगेन फिर से डीप योगिक ब्रीदिंग पूरी, और सेकंड लाइन का थर्ड स्टेप कॉमा में क्लेविकुलर ब्रीदिंग ब्रीदिंग, और फिर फोर्थ स्टेप। तो एक पैटर्न ये होता है। जब इस पैटर्न में आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है तो इसके ऊपरी स्टेप क्या होता है कि 2 ब्रीदिंग में पूरा मंत्र करना, मतलब हर लाइन के स्टार्टिंग में यौगिक ब्रीदिंग करनी, और एक्सेल करते हुए उस लाइन का फर्स्ट और सेकंड स्टेप को रेसिटेट करेंगे। सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में फिर से यौगिक ब्रीदिंग करेंगे, और थर्ड और फोर्थ को रेसिटेट एक्सेल करते हुए पढ़ेंगे। ये सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप ये होता है कि एक ही ब्रीदिंग में पूरा मंत्र की दोनों लाइन को पढ़ना। ये मतलब एक बार डीप यौगिक ब्रीदिंग की और उसके बाद चारों स्टेप को एक्सेल करते हुए रेसिटेट किया। तो इस तरह से मंत्र को पढ़ने के जो एक तरीके होते हैं, ब्रीदिंग कैसे होनी चाहिए, ये 3 तरीके होते हैं। मैम एक बार और थोड़ा सा, जैसे आपने कॉमा के बाद बताया कि 4 स्टेप्स में हम उसको कर देखिए, लिया। कोई भी मंत्र है 2 लाइन का है। यदि हम गायत्री मंत्र लेते तो पहली लाइन कौन सी हुई, ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद कॉमा आ गया, तो ये हो गया पहला स्टेप। कॉमा के बाद जो है वो हो गया तस्य वितुर्वरेण्यम, दूसरा स्टेप। अब फिर दूसरी लाइन शुरू होगी, ठीक है? तो दूसरी लाइन में भी जो कॉमा के पहले वाले वर्ड हैं वो कौन सा हो गया, तीसरा स्टेप। और कॉमा के बाद वाले जो वर्ड हैं वो क्या हो गया, चौथा स्टेप। ठीक है? तो जो पहला स्टेप होता है मंत्र चैंट करने का वो कैसा होता है कि कोई भी नई लाइन शुरू हुई तो फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में यौगिक ब्रीदिंग की, उसके फर्स्ट स्टेप को रेसिटेट किया, जो भी है उसको पढ़ा हमने। फिर जहां कॉमा आता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप के बीच में कॉमा आएगा ना मंत्र में, वहां पर हमने एक क्लेविकुलर ब्रीदिंग ली, मतलब शॉर्ट ब्रीदिंग, और उसका दूसरे स्टेप को पढ़ा। ठीक है? फिर दूसरी लाइन नई शुरू हुई तो फिर से दूसरी ब्रीदिंग हमने ली, यौगिक ब्रीदिंग, तीसरे स्टेप को पढ़ा,
और कॉमा में क्लेविकुलर ब्रीदिंग लेके चौथे स्टेप को पढ़ा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप कोई भी मंत्र पढ़ने का शुरुआती चरण। ठीक है, अब जब आप इसमें मान लीजिए आपने 6 महीने 8 महीने तक इसी तरह से उस मंत्र को पढ़ा तो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट। तब आपको दूसरा चरण क्या करना है कि 2 ब्रीदिंग में जो हम शॉर्ट क्लेविकुलर ब्रीदिंग ले रहे थे कॉमा में वो नहीं लेना है, कि एक यौगिक ब्रीदिंग ली और पूरी एक लाइन पढ़ी, फिर दूसरी यौगिक ब्रीदिंग ली और दूसरी लाइन पढ़ी। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब उसके बाद जो तीसरा और एडवांस स्टेप आता है वो कैसे आता है कि एक ब्रीदिंग ली और दोनों लाइन पढ़ी। क्लियर हो गया? तो जब हम किसी भी मंत्र को पढ़ते हैं तो वो अपने आप में एक क्या होता है, प्राणायाम होता है। और प्राणायाम जितने भी हैं तो एक जनरल कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम है, अदरवाइज सभी प्राणायाम के जनरल रूल्स क्या होते हैं, एक तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पाइन स्ट्रेट का होने का मतलब होता है कि टेल बोन से लेके आपका जो ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में। लेकिन प्राणायाम में किसी का भी नहीं रहता है, 99% लोगों का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है और इसीलिए उनको प्राणायाम के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। सबसे पहला डिस्टरबेंस क्या होता है, राइट हैंड को यूज किया, इसको प्रेस किया, ये हो गया पहला, जबकि ये पोजीशन ये होनी चाहिए थी, ये पोजीशन आनी चाहिए थी गर्दन की। तो ये पीछे वाली तो कभी नहीं आती, ये हमेशा ये जो यहां से है ये 5 डिग्री का डेविएशन रहता ही है। शोल्डर हमेशा ऐसे राउंडेड होते हैं, ये 180 डिग्री होते नहीं है। तो इसमें सबसे पहला शोल्डर 180 डिग्री और आपका जो ये चिन है ये फ्लोर के पैरेलल, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। फिर तीसरा क्या होता है कि प्राणायाम करते करते अभी मैं ये हाथ रखूंगी तो दिखेगा नहीं, इसलिए हाथ नहीं रख रही। इमेजिन करिए कि ये मैं ऐसे करके प्राणायाम कर रही हूँ राइट हैंड से और धीरे धीरे ये जो चिन्ह है ये ऐसे हो जाती है। ये पोजीशन में प्राणायाम होता है। साइड से देखिए आप, जैसे ये है, ये पोजीशन में आप लोगों का प्राणायाम होता है। दिख रहा है अभी सिर सामने की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो प्राणायाम के इफेक्ट्स आपको मिलेंगे कैसे? फिर हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं होता इससे, फोकट में हम इधर उधर कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली तो सावधानी ये रखनी बहुत जरूरी है। दूसरा ये होता है कि हाथ की मुद्रा, कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे ऐसे करके करते हैं, कई बार ऐसे ऐसे करके, कई बार लेफ्ट हैंड से शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये मुद्राओं का अपना एक स्पेशल महत्व है। आप लोगों ने जो मुद्रा वाला पार्ट पढ़ा हठ योग में उसमें देखा होगा कि इनका अपना स्पेसिफिक है। तो इसकी मुद्रा कैसी होनी चाहिए, राइट हैंड ही यूज होना चाहिए और हमेशा राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल ऑपरेट करें। अब ये ऑपरेट करने में क्या होता है कि देखिए ये नोज की स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये स्ट्रेट लाइन होती है नोज की, है ना। तो ये ऐसी ही स्ट्रेट मैनेज होना चाहिए। जब हम राइट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करते हैं तो ये ऐसे कर देते हैं। अभी देखिए मेरी ये लाइन डिस्टर्ब हो गई, दिख रहा है। तो ये इतने सॉफ्टली होने चाहिए कि ये जो एक लाइन होती है ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब होती है तो सिर भी हल्का सा झुक जाता है, वो दोनों साथ में होते हैं। फिर ये बाद की 2 उंगली है ये आज्ञा चक्र पर रखें तो ये सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राणायाम से पल्पिटेशन होता है उसको आप फील कर पाते हैं। अदरवाइज आप ऐसे मोड़ के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा रखें तो वो बेस्ट होता है। फिर जो रिंग फिंगर होती है उससे आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करना है। और जब हम 5 मिनट 10 मिनट करते हैं और ये हाथ ऐसी पोजीशन में होता है तो यहाँ से दर्द करने लगता है, होता है ना। तो हमेशा अपनी गोद में आप कोई ना कोई आसन में ही बैठेंगे तो गोद में पिलो रखिए कि उस पर ये हाथ इस तरह से रेस्ट हो जाए, या अगर मान लीजिए पिलो नहीं है तो अपने दूसरे हाथ को लीजिए, उसको इस तरह से रखिए, हथेली में थोड़ा ऊपर बता रही है नीचे रहेगा, ये हथेली रखिए उस पे ये रेस्ट कर ली, ये है ना। अब ये हथेली कहाँ होनी चाहिए, अगर हम ऐसे करके करते हैं तो ये फिर नेक की पोजीशन चेंज हो गई,
तो ये जो हथेली है ये चेस्ट के बीचों बीच होना चाहिए, ये पोजीशन। मोस्टली ये जो होता ना एल्बो, ये यहाँ रखते हैं साइड में, तो धीरे धीरे क्या होता है कि फेस भी ऐसा हो जाता है। तो ये जो एल्बो की पोजीशन है ये यहाँ सेंटर में आनी चाहिए, और ये सेंटर में आएगी तो ये शोल्डर पर बहुत जबरदस्त स्ट्रेचिंग आएगी। तो उससे बचने के लिए हम वो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्राणायाम में, ठीक है। फिर थर्ड ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कब कौन सा प्राणायाम करना है। जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते हैं तब तक आपकी ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, एकदम धीमी, गहरी और लंबी, साउंड लेस होना चाहिए, कि अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं तो उसका साउंड आपको भी ना सुनाई दे, जब तक कि स्पेशल उस प्राणायाम में इंस्ट्रक्शन ना दिया हो, है ना। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है तो उसमें तो हमको ब्रीदिंग का साउंड सुनाई देगा, लेकिन उसमें स्पेसिफिक मेंशन होता है कि आपको फास्ट ब्रीदिंग करना है, फोर्सफुली ब्रीदिंग करना है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है उस प्राणायाम में तो वो इतना सॉफ्ट लाइट हो कि किसी भी तरह का कोई साउंड क्रिएट ना हो, ठीक है। और हमेशा जो प्राणायाम का रेशो होता है वो इसको सब अलग अलग लेते हैं, जैसे जो मैं लेती हूँ स्टेप वाइज मैं वो बता रही हूँ। फाइनल रेशो हमें लाना रहता है। प्राणायाम में 4 चीजें की जाती हैं, पूरक, ठीक है, अंतःकुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक। ये जब 4 चीजों को हम मिलाते हैं तो वो प्राणायाम की प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होती है अपने आप में। और इन 4 चीजों का रेशो क्या होता है, अगर हम 1 सेकेंड इनहेल कर रहे हैं तो 1 4 2 4, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड यदि सांस ली है तो 4 सेकेंड तक रोकना है, 2 सेकेंड छोड़ना है और फिर 4 सेकेंड रोकना है। लेकिन इस रेशो तक पहुंचने में आपको बरसों लग जाएंगे, और वेरी फर्स्ट डे तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये कर सको। तो इसीलिए हम कुछ स्टेप बना लेते हैं इसके, जैसे होता ना कि केजी पढ़ी, यहाँ केजी पास हो गया तो प्राइमरी में आ गए, फिर मिडिल में आ गए। तो ऐसे ही हम एक स्टेप हमने बनाए हुए हैं, तो वो किसी की भी कैपेसिटी देखते हुए उसको बताते हैं। लेकिन मोस्टली हम करते ऐसे हैं कि जो पहले स्टेप में लेते हैं वो ये लेते हैं कि इन जनरल आप किसी की भी देखेंगे ना तो उसका इनहेल ज्यादा होता है, एक्सेल कम होता है, रेशो यदि हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे फर्स्ट करना है कि इनहेल एक्सेल का रेशो बराबर करना। ये आपका फर्स्ट हो गया 1:1, ठीक है, कि अगर 1 सेकेंड इनहेल किया तो 1 सेकेंड एक्सेल करें। जब ये रेशो मेंटेन हो जाता है तो फिर दूसरा स्टेप हम करते हैं कि 1:2 इनहेल से डबल एक्सेल करें। और होल्डिंग का जो कैपेसिटी है वो हम उन पे छोड़ देते हैं कि आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड कितना भी करें। फिर जो थर्ड स्टेप हम लेते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल उसके लिए मैं बता रही हूँ, है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फिर जो थर्ड स्टेप हम लेते हैं वो ये लेते हैं कि अब इनहेल को बढ़ाएं। मान लीजिए वो 5 तक इनहेल कर रहा है और 10 तक एक्सेल कर रहा है, ये तो मेंटेन हो गया। अब दोनों को बढ़ाएं, जैसे इनहेल को 6 किया, एक्सेल को 12 किया। तो ऐसा करते करते उसको 10 तक कम से कम लेके आते हैं। और इसका मैक्सिमम लिमिट 16 होता है, 16 इनहेल का, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि जो भी उसका स्केल होता है वो 5 से हम उसको प्लस कर पाए। स्केल कैसे डिसाइड करते हैं कि उसको हम नॉर्मल बोलते हैं कि वो प्राणायाम करे, काउंटिंग करते हुए करे। और जो 5वीं बार में जो वो काउंटिंग को फॉलो कर पा रहा है, शुरू में हो सकता है कि वो 10 तक इनहेल कर ले और 20 तक एक्सेल कर ले, लेकिन फिर हर राउंड में उसका कम होता जाएगा। तो मान लो वो 5वीं बार में से 5 तक इनहेल कर रहा है और 10 तक एक्सेल कर रहा है, तो हम उसे उसका वो स्केल मान के चलते हैं। और फिर उसको दूसरे दिन से वो 5 से शुरू कराते हैं और उसको बढ़ाते हुए 10 तक लाते हैं। जब ये 10 और 20 का स्केल मैनेज हो जाता है तब हम थर्ड उस पे आते हैं कि उसको होल्ड करने को बोलते हैं। पहले 5 5 10 होल्ड करने बोलते हैं, मतलब 5 टाइम यदि इनहेल किया तो 5 सेकेंड ही होल्ड करें और 10 सेकेंड एक्सेल करें। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके होल्डिंग टाइम को बढ़ाते जाते हैं कि 5 6 10
5 7 10 ऐसे करते करते 5 10 10 तक लाते हैं, मतलब रेशियो क्या हो जाता है 1 2 2। और फिर थर्ड स्टेप पे हम लाते हैं 1 2 2 2, मतलब अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक भी सेम रेशियो के हैं। ज्यादातर लोग यहीं तक पहुंच पाते हैं बस, इससे ज्यादा पेशेंस उनमें नहीं रहता है कि आगे पहुंच पाए। एक टाइप ये होता है, एक चरण ये होता है कि हम चारों इक्वल रखते हुए चारों प्रोसेस कराते हैं, जैसे 5 इनहेल 5 होल्ड 5 एक्सेल 5 बाह्य कुंभक। एक प्रोसेस ये रहता, तो ये सारे कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है ये डिपेंड करता है कि उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी क्या है, वो किस हिसाब से ब्रीदिंग कर रहा है, उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से उसको उस पर वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके उसको वहां से आगे बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया ये सभी को? तो ये सारी चीजें प्राणायाम की बेसिक चीजें हैं। प्राणायाम में कोशिश करना चाहिए कि हम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ पाएं, क्योंकि जब ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाती है और दूसरे लेग्स हमारे लॉक हो जाते हैं। ध्यानात्मक आसन ही क्यों? क्योंकि लेग्स हमारे इस तरह से लॉक हो जाते हैं कि जो लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है, और जो हार्ट है वो पंप कर रहा, वो तो अपनी उसी कैपेसिटी से कम पंप कर रहा है। तो जब नीचे सर्कुलेशन कम हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो ऊपर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, ऊपर जो पंप कर रहा है ब्लड वो ज्यादा हो जाएगा। और इसमें भी हम ब्रेन पर हमारे इफेक्ट होता है प्राणायाम में। तो ध्यानात्मक आसन का महत्व चाहे ध्यान के लिए हो या प्राणायाम के लिए हो, इसीलिए है कि ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन काफी इंप्रूव हो जाता है। तो और ये मैम सब, लॉक का बताया इसलिए कई बार पैर सो जाता है अगर हम हाँ बैठते हैं। हाँ, क्योंकि सर्कुलेशन बंद हो जाता है ना आपका, तो वो इसीलिए कई बार ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें आपको प्राणायाम में ध्यान रखना है, और बाकी चीजें तो आपको बुक में मिल जाएंगी। ये चीजें जो है ये बुक में नहीं मिलेंगी। बाकी जैसे अनुलोम विलोम करना कैसे करना, उसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है या उसके क्या बेनिफिट है, वो सब आपको बुक में मिल जाएगा, है ना। और जो हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग देखें तो वहां प्राणायाम को क्या बोला गया है, कुंभक, और 8 तरह के प्राणायाम बताए हैं जिन्हें अष्ट कुंभक बोला गया है अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। ठीक है, तो ये प्राणायाम के इसमें यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्वेश्चन यदि किसी का कोई हो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचा है तो प्रत्याहार को हम कल ही लेते हैं, है ना। मैम कुंभक में अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक को एक बार प्रैक्टिकली करके देखना है, मतलब वो करना नहीं आ रहा है। करके देखिए, हम 1 1 1 1 का रेशो करके एक बार करके देखते हैं। तो जहां आप बैठे हैं वहीं बैठ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट, सिर को सीधा रखें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। अब आपको जब प्राणायाम करना है तो मेरी काउंटिंग के साथ करना है, ठीक है। हम सिर्फ 4 तक की आज काउंटिंग लेंगे और उसके साथ करना है। राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से धीमी गहरी लंबी सांस लें। 1 2 3 4, दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर लें। 1 2 3 4, ओपन राइट नॉस्ट्रिल। 1 2 3 4, होल्ड, दोनों नॉस्ट्रिल बंद। 1 2 3 4, अगेन ओपन राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल। 1 2 3 4, होल्ड। 1 2 3 4, open left nostril. 1 2 3 4, hold. 1 2 3 4। ये एक राउंड मैंने कराया, अब 2 राउंड और आप करें अपने मन में 4 तक की काउंटिंग करते हुए। पहले श्वास लें, फिर श्वास रोकें, फिर श्वास छोड़ें,
फिर श्वास रोकें और जिस नोस्ट्रिल से आपने श्वास छोड़ी है उसी से फिर से श्वास लें। 2 राउंड और करें। और जब 3 राउंड्स आपके कंप्लीट हो जाएं तो दोनों पाम्स को रब करें। अपनी इन वार्म्स पाम को अपने आंखों पर रखें। क्लियर हुआ निधि जी? 4 तक आप लोग सभी आसानी से कर पाए होंगे मुझे लग रहा है ना? मैम कर तो लिया, लेकिन बाह्य हाँ जी। कुंभक में ना थोड़ा सा सांस ऐसा लगता है जैसे रुकता है। रुकता है ना? तो 4 को ही आप एक अपना स्केल लेके चलें। तो अभी जैसे 1 वीक तक 4 को लेके करें, फिर 1 बढ़ा दें, 5 करें। ऐसे हर वीक में 1-1 बढ़ाते जाएं। तो आपका जो ये ब्रीदिंग है ये काफी इम्प्रूव हो जाएगा। 10 तक इसको लाने की कोशिश करें डेली प्रैक्टिस में, तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगी और 10 तक आ जाएगी। फिर जब 10 तक आ जाएगी तब बताइएगा, तो इसके आगे का जो है हम स्टेप करेंगे। मैडम 10 तक मैम, मीन्स एक 10 और इनहेल, 10 एक्सहेल, 10 होल्ड। 10 इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सहेल, 10 होल्ड। 10 होल्ड। एक पॉइंट छोड़ दिया आपने बीच का। हाँ जी, मतलब ठीक ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। मैम, ये मैडम जो नमस्ते। बाह्य कुंभक है ना, हाँ, 1 मिनट भैया। नमस्कार भैया, 1 मिनट। बोलें भैया। मैं बाहर हूँ इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ, कर भी नहीं पा रहा था। मुझे एक कोई क्वेरी बात है नहीं। जी। कि पतंजलि योग या राजयोग में और हठ योग में, इसमें आपने प्राणायाम में और स्पेशली अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि में कुंभक करवाया है, जबकि उसमें अनुलोम विलोम नहीं होता। पतंजलि में हठ योग में ये कुंभक कराया जाता है। अभी होल्ड कर। हम हठ योग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भैया। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये डिफरेंस भी है क्या इन दोनों में? पता हाँ, राज कई जगह फॉलो करते हैं। राजयोग में नहीं, वैसे महर्षि पतंजलि ने भी 1:4:2 का ही रेशो दिया है भैया। अगर आप हम्म थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो हम्म वहां भी उन्होंने रेशो दिया हुआ है। एक्चुअली प्राणायाम का जो एक्चुअल महत्व है वो होल्डिंग ही है। ठीक है जी। श्वास लेना, श्वास छोड़ना नहीं है। और अभी रिसेंटली एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था, तो उसमें कुछ डॉक्टर्स आए थे जो स्टेम सेल पर काफी जिनका काम चल रहा है। हम्म तो उन्होंने प्राणायाम और स्टेम सेल को आपस में कनेक्ट किया था। तो उनके जो रिसर्च चल रहे थे उसके रिजल्ट में उन्होंने बताया कि जो आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो चीजों की थेरेपी स्टेम सेल से हो रही है। जी। इवन यहाँ तक हो रही है कि कुछ कुछ ऑर्गन तक नए डेवलप हो रहे हैं स्टेम लीवर बन सेल से, है जाता है, ना? लीवर वगैरह बन जाता है जी। हाँ। तो वहां वो काम कर रहे हैं कि जब स्टेम सेल हमारे अंदर ही हैं, तो हमको बाहर से क्यों उनको हीलिंग के लिए वो करना पड़ रहा है? वो अंदर ही क्यों नहीं हील अप कर ले रही हैं उस चीज को? तो उस पे उनके जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि जो स्टेम सेल हैं वो ऑक्सीजन की कमी में एक्टिवेट होती हैं। अगर बहुत रिच ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में तो स्टेम सेल एक्टिवेट नहीं होती हैं। तो ये लोग जब बाहर आर्टिफिशियली उनको एक्टिवेट कराते हैं तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में लगभग नील ऑक्सीजन की पोजीशन में या 1% 2% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे कराते हैं जी एक्टिवेट, और फिर उनसे हीलिंग कराते हैं। ठीक है। तो उनका कहना है कि जो योग में प्राणायाम है उसमें वही महत्व है, क्योंकि जब आप इनहेल करके पहले होल्ड कर रहे हैं डबल टाइम, तो जी आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई।
फिर आप रेचक कर रहे हैं तो वो भी ऑक्सीजन की कमी है, और फिर आप बाह्य कुंभक लगा रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन की कमी है। मतलब यदि एज पर रूल प्राणायाम के हम देखें तो आपने 1:4:4 का रेशो किया, मतलब आपका ओवरऑल अगर ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे तो 1:10 का रेशो आ गया कि जी। आपने 1 सेकंड सांस ली और 10 सेकंड तक आपने अपनी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बना के रखी। तो यही प्राणायाम है कि प्राणायाम में जितना अधिक होल्ड करते हैं उतनी अधिक स्टेम सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब ये हम ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बनाते हैं तो वो एक्टिवेट होकर ब्लड के साथ पर्टिकुलर उस रीजन पर जाती हैं जहां हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि ये मैकेनिज्म हमारा बॉडी का ऑटोमेटिक है और वो उस पोजीशन को हील अप कर देती है। तो इस तरह से उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी को प्राणायाम से जोड़ा था। उनका एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आपको जो है। तो हमारे भी जो ग्रंथ और पुराण निकलते हैं तो उसमें एक्चुअल प्राणायाम को सांस लेना सांस छोड़ना सिर्फ एक साधन है, लेकिन जो लक्ष्य है वो श्वास को रोकना। जो बहुत एडवांस स्टेज पे होते हैं वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि प्राणायाम के थ्रू वो हार्ट बीट को तक कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से रोकना ही सबसे कुंभक जो है प्राणायाम का, वही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसका रेशियो मतलब 4 से ही स्टार्ट होता है या कम ज्यादा कुछ भी होता है, मतलब एक अभी मैंने आपको सारे स्टेप बताए थे और उतना रिपीट करूंगी तो मेरे 10 मिनट जाएंगे फिर से। नहीं नहीं नहीं, मेरा पूछने का मतलब है कि मतलब 4 कम से कम है इसका। नहीं, आपके ऊपर है। वो भी ठीक हमने है। बताया था ना कि आपको 5 साइकिल करने हैं, जो 5 साइकिल में आपका रेशो आता है वो आपका रेशो किसी का हो सकता है 10 भी आ जाए स्टार्टिंग से, या किसी का हो सकता है 2 ही आए। तो ठीक ये है। कोई स्केल नहीं होता, ये आपकी बॉडी के जो स्टेमिना है उस पर डिपेंड है। डिपेंड। ठीक है। हाँ, ठीक। स्वाति जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे स्टैंडर्ड तो आपने ये बताया 1:4:2:4। अब जैसे जो बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हैं या जिनको प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये जो कुंभक का रेशियो है, अगर लेट्स से 5 इनहेल है और 10 एक्सहेल है, तो जैसे आपने बोला विद प्रैक्टिस कुंभक करें कि 5 है तो 5 आप स्टॉप करें और 5 भी बाह्य कुंभक करें। पर अगर जिनको बहुत अच्छा होता है तो क्या ये 5 और जो कुंभक है उसको 5x4 करके 20 भी किया जा सकता है जो उनको प्रैक्टिस है? बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति पर अलग अलग डिपेंड होगा। आप 10-40-20 कर सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड है उस व्यक्ति की कैपेसिटी पर। इवन जैसे अभी एक डिस्कवरी में इंटरव्यू आ रहा था कि कोई एक व्यक्ति है जो हिमालय के माइनस जो डिग्री टेम्परेचर होते हैं, जिसमें लोग मतलब बोलते हैं कि जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं वो गल जाते हैं उतनी अधिक ठंड में, और उसमें वो आराम से ठंडे पानी में नहाता भी है, रहता भी है। वो काफी फेमस भी हुआ, मुझे एग्जैक्ट अभी उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसका जब इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया कि आप अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसने सिर्फ प्राणायाम का ही एग्जाम्पल दिया। बोले सिर्फ मैं प्राणायाम और मेडिटेशन से ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इतना कंट्रोल कर लेता हूँ कि मैं इतनी ठंड में भी बर्फ वाली नदी में नहा लेता हूँ और कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैम एक चीज और है, हम्म। जैसे मैम मेरा क्या है, इनहेल और जो कुंभक है और जो एक्सेल है वो तो ठीक है, पर जो एक्सेल के बाद बाह्य कुंभक है ना वो शॉर्ट है। तो क्योंकि उसमें एक्सेल करने के बाद इमिडिएटली लगता है अब सांस ले लो, इनहेल तो कर वो शॉर्ट होता है। तो जो हमारा जैसे सबका इंडिविजुअल होता है, जो हमारा अपना ब्रीदिंग पैटर्न है, तो जैसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन एक तो वैसे ही हम लोग शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, मतलब जो हमें रियलाइज नहीं होता है। अब जैसे हमें पता चला कि नहीं हमें लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए हर टाइम। तो जो हमारा ये रेशियो है, मतलब हमारे अंदर ऑक्सीजन की इसी से पता चलता है कि मतलब कितना होना चाहिए या हमारा लेवल ठीक है या नहीं है। एज इन जब हम एक्सेल करते हैं तो हम मैं कुंभक कम लगा पाती हूँ। तो इसमें क्या बॉडी का रिक्वायरमेंट हो जाता है कि नहीं फटाफट ऑक्सीजन लो, या जैसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, विद प्रैक्टिस हो जाएगा, पर मतलब वो जो एक चैनल है
वो ऐसा क्यों डिस्टर्ब्ड होता है? एक्चुअली बचपन से हमें कभी किसी ने ब्रीदिंग करना सिखाया ही नहीं। जो एक नेचुरल अपने आप हो रही है, बस हो रही है। कभी उस पर ना हमने ध्यान दिया, ना उस पे कभी फोकस किया कि ये मेरे अभी आप देखिए, अगर मैं बोलूं कि आप 3 मिनट तक बिना ब्रीदिंग के रहें तो 3 मिनट आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या हमने जीवन में 3 मिनट उसको दिए हैं कि हम देखें तो कैसा पैटर्न है, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। तो क्या होता है कि वो जिस चीज को भी आप अवॉइड करोगे तो वो अपने हिसाब से एक अपना रिदम बना लेते हैं, है ना। अब वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। जैसे जब कपालभाति या प्राणायाम शुरू कराते हैं तो बहुत से लोगों की ब्रीदिंग ही उल्टी मिलती है कि वो जब इनहेल करते हैं तो नेवल अंदर जाती है, जब एक्सहेल करते हैं तो नेवल बाहर आती है। तो अब वो जानबूझ के नहीं करते हैं ना, उन्होंने शुरू से अपनी बॉडी का वो पैटर्न बना लिया, मसल्स को वैसी ट्रेनिंग दे दी, लेकिन कभी उस पर फोकस किया ही नहीं। तो जब आप मतलब ये अवेयरनेस ही नहीं थी, या है अभी भी, ऐसा कह सकते हैं। तो जब आप जागरूक हुए तभी आप उस पे थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू करेंगे और धीरे-धीरे अपने मसल्स को फिर से रिट्यून करके और उनको अपने हिसाब से फिर से टीच करेंगे और मैनेज करेंगे। तो ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है धीरे-धीरे। और जहाँ तक रहा बाह्य कुंभक की बात, तो वो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जब आप रेचक कर लेते हैं, उसके बाद श्वास रोकना बहुत टफ हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि जैसे हम अंतः कुंभक के लिए पहले शुरू में बोलते हैं कि भाई आप तो इनहेल एक्सहेल इक्वल रखिए, जितनी देर रोक पा रहे हैं रोकिए, है ना। तो वैसे हम शुरू में उसके प्रति भी थोड़ा सा लिबरल रहें कि ठीक है, हम 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी रोक पा रहे हैं उतना रोकें, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। जैसे अभी हमने 4-4-4 का रेशो किया सपोज, है ना। तो हम उसमें 2 ही सेकंड रोक पाए, तो हम फिर क्या करें कि यही 4-4-4 का रेशो रखें, 1 हफ्ते बाद उसको 3 करें, फिर 4-4-4 का रेशो रखते हुए और 1 हफ्ते बाद उसको 4 करें, है ना। तो ये प्राणायाम किसी के लिए भी कोई एक स्केल पे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका ब्रीदिंग पैटर्न अलग होता है। सबकी लंग्स की कैपेसिटी तो सबकी रहती है, लेकिन वो कितना यूज कर रहा है वो अलग रहता है। तो ये स्केल सबके लिए अलग रहेगा और सबको अपने आप को समझते हुए प्राणायाम करना होगा, तभी उसके इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैडम मेरा नेटवर्क चला गया था। जी मैं एक क्वेश्चन ही है कि हम जी आराम ध्यान करते हैं, उसमें हम जो ऐश्वर्य प्राणायाम करते हैं वो या तो ड़मोकार मंत्र के साथ कर रहे हैं या अरहम नमा, लेफ्ट हम्म राइट, इसमें कहीं हम्म भी हम कुंभक नहीं कर रहे हैं या बाह्य हम्म कुंभक भी नहीं जाते। तो हम्म ये प्राणायाम क्या सही है? क्योंकि मैंने भी पहले जो देखा है उसमें कुंभक बहुत जरूरी है ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने के लिए। हम्म। तो ये ऐश्वर्या प्राणायाम कितना सही है? वे ये शुरू बिगनर्स के लिए सही है, क्योंकि हमने भी जो फर्स्ट स्टेप बताया वो यही बताया कि आपको इनहेल एक्सहेल पर ही ध्यान देना है, क्योंकि जी जब आप इनहेल एक्सहेल को कंट्रोल कर लेंगे तभी आप कुंभक पर आ पाएंगे। अगर आप पहले कुंभक पर आएंगे तो आप जो एक्सहेल है, रेचक है, वो आपका उस पर कंट्रोल छूट जाएगा। तो पहले जी आपको जो अपनी कैपेसिटी है वो इनहेल एक्सहेल मतलब पूरक रेचक पर ही काम करना पड़ेगा। और करना जब पड़ेगा आपको जी। लगता है कि पूरक रेचक आपके कंट्रोल में आ गया है, तब आप कुंभक पर आएंगे। और वो भी पहले आपको अंतः कुंभक के पर काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाह्य पर। ये सब ना भैया एक स्टेप है। हम्म। हम चाहे कि डायरेक्ट टॉप पर पहुंच जाएं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि मान लीजिए ये 8 स्टेप हैं, तो वो कहाँ खड़ा है, प्राणायाम के किस स्टेप पे खड़ा है, उसकी कौन सी चीज ऐसी है जहां पर उसका कंट्रोल नहीं है या उसमें कमी है। जैसे ज्यादातर लोगों की पहली कमी निकलती है, बिगनर्स की बता रहे, जब फर्स्ट करते हैं कि एक्सेल में, कि वो इनहेल से डबल एक्सेल ही नहीं कर पाते हैं। और फिर दूसरी कमी जो निकलती है वो कुंभक में, जी हाँ। है ना। तो हमको कुछ बिगनर्स को, क्योंकि अभी तो जब हम शुरू करा रहे हैं तो बिगनर्स को भी लेके चलना पड़ेगा ना। जी हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्राणायाम बहुत अच्छा है।
लेकिन जी बिल्कुल। जी फिर उसको मैम हमको भैया, आगे हाँ हाँ मैम आप बोले बोलिए रितु जी। बोलिए। मैम भैया की बात पे ही मैं मेंशन कर रही थी कि जो बैच 5 था हमारा, उसमें रुचि मैम की वीडियो में उन्होंने बताया था, मतलब लाइव जब उन्होंने लिया था, तो उन्होंने रेचक और कुंभक दोनों का यहाँ पर अंता कुंभक और बाह्य कुंभक भी बताया था। हालांकि हम प्रैक्टिकल में नहीं कराते, हम जो क्लासेस लेते हैं वहां नहीं कराते, लेकिन उन्होंने मेंशन किया था। वो नहीं इसलिए रितु जी, क्योंकि जो भी आप क्लास लेती हैं तो ऐसा माना जाता है कि सब नए हैं साधक, है ना। तो हम नए को एडवांस कोर्स नहीं करा सकते हैं ना, उसको स्टेप वाइज ही चलना पड़ेगा। पहले बेसिक करना पड़ेगा, या बिगनर्स का कोई होगा तो वो करना होगा। जब उस पर वो पूरी अपनी सीढ़ियां पा लेता है तब फिर एडवांस पे जाएगा। तो इसलिए वो कोर्स ऐसा डिजाइन किया है, क्योंकि ये एक ध्यान में रख के किया गया है कि जितने लोग भी आ रहे हैं वो सब नए हैं, नहीं, है ना। नहीं तो फिर आरएम की भी एडवांस कोर्स की क्यों बात चलती है ना। जो एक डिस्कशन अभी चल रहा है कि एक एडवांस ट्रेनिंग भी बनाया जाएगा और वो भी होगा, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है फिर। तो ये वाला जो कोर्स है ये ऐसा मान के चला जा रहा है कि जितने लोग आ रहे हैं सब पहली बार कर रहे हैं। मैम हालांकि हम उसी को करके अपने आप को अच्छा टीचर मान रहे हैं कि हमें आ गया है बहुत कुछ। नहीं, मेरे दिमाग में भी हमेशा डाउट होता था। मैं आराम ध्यान योग करवा रहा हूँ, लेकिन मैं कुंभक और बाह्य कुंभक नहीं, अंतर कुंभक बाह्य कुंभक नहीं करा। णमोकार मंत्र के साथ अगर कुंभक करना पड़े तो बहुत टफ आ जाएगा। अगर ऐश्वर्या प्राणायाम में जो करते हैं, आराम नमा के साथ भी गैप कर सकते हैं, कुंभक ले सकते हैं, लेकिन णमोकार मंत्र बहुत लंबा होता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी आता है। तो मेरी रुचि से भी, ये रुचि दीदी से भी में, हाँ। ये एक्चुअली भैया जो ये अपन मंत्रों के साथ करते हैं ना, ये उद्गीत प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। तो उद्गीत प्राणायाम में ना कुंभक का वर्णन नहीं आता है, क्योंकि उसमें मंत्र चैंट हम कर रहे हैं। तो उसमें अभी जो शुरू में आप थे नहीं उस समय, तो ये मंत्र चैंट का पूरा बताया था कि कैसे कैसे स्टेप में हम करते हैं। तो वो उद्गीत प्राणायाम जो होता है उसमें कुंभक का विशेष महत्व नहीं है, और वो सिर्फ एक अजपा जप की तरह है, या एक सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है कि आप अपने वाइब्रेशंस ठीक कर सकें और मेंटल जो है वो स्थिरता थोड़ी सी पा सकें। थैंक यू, मेरे डाउट क्लियर हो गए। उद्गीत है वो जी। हाँ, उद्गीत प्राणायाम। बिल्कुल। जी थैंक चलिए, और किसी का क्वेश्चन है क्या? मैं सोच रही थी आज प्रत्याहार खत्म कर देंगे, लेकिन आप लोग ने प्राणायाम में ही पूरा समय हो गया। मैम इंटरेस्ट आ रहा था इसमें ना अच्छे से समझने में, क्योंकि प्राणायाम तो हम करते हैं, हम आपकी मेडिटेशन क्लास में भी करते हैं, लेकिन हम उसको ऐसे ही उड़ा के कर देते हैं कि हाँ हमने कर लिया। कर जो लिया। प्रॉपर प्रोसीजर समझ के आप करेंगे, क्योंकि मुझे कभी थोरेसिक ये ब्रीदिंग और ये सब नहीं समझ आया था, आज वो चीज क्लियर हो गई कि हम कर पा रहे हैं। एक्चुअली योग में कोई भी चीज, चाहे आप आसन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, क्योंकि ये तीन विधाएं ज्यादा फेमस है इसलिए मैं तीन का नाम ले रही हूँ। नहीं तो प्रत्याहार करें, धारणा करें, कुछ भी करें, तो उसमें टेक्निक जानना बहुत जरूरी है। यदि आप बिना टेक्निक के करते तो एक तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए, और दूसरे उसके ड्रॉबैक भी मिल सकते हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर योग जनरल हम एक कॉन्सेप्ट रखते हैं कि योग आयुर्वेद हर्बल इन सब चीजों में तो कोई भी ड्रॉबैक होता नहीं है, ले लो कर लो कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज के दो पक्ष ही होते हैं, इनके भी होते हैं। और अगर आप सही टेक्निक से नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं 5 मिनट तक एक प्राणायाम करता हूं, तो आप करते रहिए, वो आपकी समस्या है, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो किसी भी चीज को मैं अपनी योग क्लास में हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई ऐसा करता है या किसी ने ऐसा करने से कहा या किसी को ऐसा करने से बेनिफिट हो गया, उस पर मत जाइए, मुझे क्या होगा। क्योंकि मैं बार बार ये शब्द यूज करती हूँ कि सबका फिजिकल मेंटल लेवल टोटल डिफरेंट है, किसी का किसी से भी नहीं मिलता है। तो अब मेरा क्या होगा उसके लिए पढ़ना जरूरी है। जब तक थोड़ा डीप में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कैसे पता करेंगे कि मेरा क्या है।
तो थोड़ी मेहनत कीजिए, पढ़िए। बेहतर है कि दूसरों की लैब में हम एक लेबोरेटरी रैट जैसे काम करने से बेहतर है कि हम एक साइंटिस्ट बने। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन फिर उसके इफेक्ट्स अच्छे मिलेंगे। कभी भी यदि हमसे कोई बोलता है, जैसे आज हमने भी बोला कि मान लीजिए आप होल्ड करिए, तो आपके मन में हमेशा फर्स्ट होना चाहिए क्यों, क्या होगा इसको करने से, और अगर ऐसा होता तो मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आज, आसन प्राणायाम, वो जब तक आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, उससे और किसी का कोई लेना देना नहीं। और जब आप एज ए टीचर करवा रहे हैं तब भी आपका इतना एक माइन्यूटली सभी पे ध्यान रहना चाहिए कि अगर मैं ये बोल रहा है तो उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे जा रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है क्या, उसका बॉडी अलाइनमेंट है कि नहीं, सिमिट्री है कि नहीं। इन सब चीजों पे अच्छा टीचर वही होता है जो, वो स्टूडेंट नहीं देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो इन सब चीज के साथ जब बिट टेक्निक और पूरी तरह से परफेक्शन के साथ करेंगे, तो आप सूर्य भेदी करके देखिए, 5 मिनट में आप पसीने पसीने हो जाएंगे। और अगर आप चंद्र भेदी कर रहे हैं और आपको ठंड का अनुभव नहीं हो रहा, मतलब आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी कमी है, ढूंढिए उसको, ठीक करिए। मैम सूर्यवैदिक प्राणायाम में हम राइट नोस्टल से ही लेते हैं और राइट नोस्टल से ही छोड़ते हैं, यही प्रोसेस होती है मैम? नहीं, सूर्य भेदी में राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। थैंक यू मैम। और चंद्र वेदी में इसके बिल्कुल अपोजिट, लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, है ना। मैडम तो लो बीपी देखिए, में सूर्य बेदी का प्रैक्टिस करें लो बीपी के लिए? कर सकते हैं। लो बीपी के लिए कि लो बीपी में? लो बीपी में नहीं, मतलब जब लो बीपी हो तो सूर्य बेदी की प्रैक्टिस सूर्य, करें? हाँ, जब है तो सूर्य भेदी कर सकते हैं, लेकिन लो बीपी करने के लिए चंद्र भेदी करते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखिए यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता हाँ है ना। सही पकड़ा मैडम आपने, ये ध्यान रखना चाहिए हमें भी हाँ, तो वर्ड्स ये पे। एक मतलब अच्छा टीचर ये वो नहीं होता है जिसको बहुत सारे आसन के नाम मालूम है, प्राणायाम के नाम मालूम है, उनके बेनिफिट मालूम है, उनका कहाँ कहाँ, ये नहीं। अच्छा टीचर वो होता है जिसको आसन का नाम भले ही ना मालूम हो, लेकिन उसको ये मालूम हो कि इसका किस किस मसल्स पे क्या इफेक्ट आएगा, और मैं जिसको करा रहा हूँ उसके मसल्स पे वो इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे अभी मैं बोलूंगी कि शोल्डर 180 डिग्री, सब बोलेंगे हाँ मेरे तो रहते हैं 180 डिग्री, लेकिन ये मुझे जज करना है कि आपके हैं कि नहीं है। तो वो जज करने का तरीका क्या होता है कि अगर मैं आपको पहले बोल दूं कि मैं आपके शोल्डर देख रही हूँ, तो सब बढ़िया फर्स्ट क्लास ऐसे करके बैठ जाएंगे। तो जब आप नॉर्मल मुझसे बात कर रहे हैं, आपका ध्यान वहां से बिल्कुल हटा हुआ है, तब मैं आपका बॉडी अलाइनमेंट देखूं। जैसे आप मान लीजिए उठ के गए, तब मैं देखूं कि आप कैसा चल रहे हैं। जब आप नॉर्मल बैठ के मेरे से बात कर रहे हैं, तब मैं देखूं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि वीडियो ऑन करें, क्योंकि उससे ही ऑब्जर्वेशन होता है। और जिन लोगों को मैं बार बार टिप देती हूँ, वो वीडियो ऑन करने के कारण ही दे पाती हूँ। अदरवाइज ये पढ़ के आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जब खुद उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरेंगे तो आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं, है ना। और वो चीजें भूल भी जाएंगे, लेकिन जो चीज आप खुद करके देखते हैं वो लंबे समय तक याद रहती है। तो बार बार जो मैं बोलती कि नहीं, वीडियो ऑन करके बैठें, तो उससे मेरी नजर में रहता है कि कौन कैसे बैठ रहा है, कौन किस तरह से उठ रहा है। तो वो सारी चीजें देख के फिर मैं उनको, कई बार आप लोग को बीच में मैं टोकती भी हूँ करने के दौरान, है ना। तो वो बेनिफिट मिस कर देते हैं जो लोग वीडियो ऑन नहीं करते। और मैडम आप ऑब्वियसली तो फिर, पढ़ा रहे हो और हम एक्सरसाइज कराते हैं ना, तभी भी इतना अजीब लगता है अगर सब वीडियो ऑफ रखते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं सामने वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मतलब मैंने कहा, तब आपकी याद आती है कि मैडम कैसे पढ़ाती है हमें नहीं, बिना वीडियो के। प्रैक्टिकल एग्जाम में तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ। मतलब प्रैक्टिकल जब भी लेती हूँ सेशन, और उसमें यदि वीडियो ऑफ है बिना कोई जेन्युइन रीजन के, कई बार कोई हो जाता है जेन्युइन रीजन, जैसे अभी भरत भैया ने बता दिया पहले से, ठीक है, लेकिन बिना उसके मैं उनको रिमूव ही कर देती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में वीडियो ऑफ रख के बैठने से कोई मतलब नहीं है। कुछ चीजों के मैं बड़े अगेंस्ट होती हैं, जैसे डेमो क्लास। डेमो क्लास आप क्या देखना चाहते हो, या तो आपका नॉलेज मेरे से बेटर हो,
तब आप उस चीज को समझ पाओगे कि मैं कुछ भी करा रही हूँ तो क्यों करा रही हूँ। और अगर आपका नॉलेज, आप मेरे पास सीखने आए हैं, इट मीन्स आपका नॉलेज मेरे से बेटर तो नहीं है, तो फिर आप मुझे जज कैसे कर सकते हैं? हो सकता है मैं आपको बोलूं कि दोनों शोल्डर ऐसे तिरछे करो, उसके बाद हाथ ऊपर करो, और आप बोलो अरे ये तो गलत करा रही हैं, वो साइड बेंडिंग में तो उस बुक में ऐसा लिखा है। लेकिन ये मुझे पता चल रहा ना कि मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आपके वो मसल्स बेंड हैं। लेकिन वहां आप जो जज करोगे वो गलत करोगे, क्योंकि आपका नॉलेज कम है। तो जो मैं जो क्लासेस लेती हूँ उसमें कभी मैं डेमो क्लासेस नहीं रखती हूँ। आपको ट्रस्ट है, करना है तो डायरेक्ट करिए, अदरवाइज ठीक है। क्योंकि मैं कितनी क्लासेस लूंगी, दिन भर में 4-5 भी बहुत हो जाती हैं, उसमें ही थक जाते हैं। तो मुझे 140 करोड़ में 5 लोग चाहिए। तो इसलिए मैडम आप मैं सुबह का मॉर्निंग का बेस्ट स्टार्ट कर दो। एक्चुअली मैं रात को तो 9 बजे ही सो जाती हूँ, आपकी मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही हूँ। सुबह 4 बजे उठने की आदत है, आप मॉर्निंग का मैडम कोई भी टाइम देके योगा का अभी बैच थोड़ा एक्सरसाइज सा का। थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने पहले भी बताया था कि 15 तारीख तक मेरी ऑलरेडी अभी सारे स्लॉट्स जो हैं वो बुक हैं। और एक्चुअली मॉर्निंग का जो मेरा है, एक 6:45 से 6:45 का जो एक टाइम स्लॉट है, वो नेटल योग कर रही है, तो उनकी एक्सपेक्टेड डेट वही है 13-14। अच्छा। तो मोस्टली उनकी मतलब आफ्टर डिलीवरी कुछ समय के लिए तो ब्रेक लेता ही है व्यक्ति ना, तो फिर वो एक स्लॉट मेरा उस समय खाली होगा। एक्चुअली मैडम मैं रात को 9 बजे ही मुझे नींद आ जाती है, और मुझे मेडिटेशन में तो वैसे भी मैं सोती हूँ हमेशा, तो इसलिए मैं आपका मेडिटेशन में यही लग रहा है। मॉर्निंग का टाइम हो तो अच्छा रहेगा। ये आपको लगता है मॉर्निंग में मेडिटेशन नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं नहीं नहीं, मैं योग करना है। क्योंकि मेडिटेशन में ये आपको लगता है कि आप सो गए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस सुनता रहता है। तो अगर आप 90% सोचते सोती हूँ हैं, मैडम मैं। कितना भी 90% सोइए, सोती हूँ। कितना भी सोइए, है ना उसका। चूंकि आप माइंड को थोड़ा डिटेल में पढ़िए तो आप समझ पाएंगे उस चीज को। मैं समझाऊंगी तभी बहुत टाइम हो जाएगा, वैसे भी बहुत हो गया है। मैडम प्लीज ये योगा का स्टार्ट कीजिए, मॉर्निंग का 6 बजे वाला जो